नमस्कार साथियों, मैं राजीव बिरमान आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राजीव मैथ्स ट्यूटोरियल पर। और आज इस वीडियो सेशन में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कॉमन फैक्टर का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। उसमें हमने सीखा था कि a कभी भी अगर इस फॉर्म में a की पावर m प्लस b की पावर m इस फॉर्म में आपको कोई नंबर या एक्सप्रेशन दिखता है और m यहाँ पर जो है क्या हो, ओड। अगर m ओड है दोस्तों तो आप कहेंगे सर इसका जो कॉमन फैक्टर होगा वो a प्लस बी होगा। एक केस मैंने ये पढ़ाया था, एक केस हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, थोड़ा इधर कर देता हूँ ताकि आप पर लाइट का कोई इफेक्ट ना पड़े। तो जो सेकंड मैंने बताया था, ये बताया था कि अगर ऐसा हो कि साइन माइनस का आ जाए बीच में, बात वही है कि m जो है वो ओड पावर है, तो फिर जो इसका कॉमन फैक्टर होगा वो a माइनस बी होगा। थर्ड मैंने बताया था कि अगर a की पावर m प्लस b की पावर m में अगर m आपका इवन हो तो आपका जो कॉमन फैक्टर होगा दोस्तों वो नील होगा। और फोर्थ पॉइंट मैंने बताया था कि अगर कभी ऐसा हो कि a की पावर m माइनस b की पावर m और जो m है आपका वो इवन हो तो फिर जो कॉमन फैक्टर होगा वो आपका दोस्तों क्या होगा, a प्लस बी होगा और a माइनस बी होगा। अगर आपको इसमें कोई भी समस्या है तो आप पार्ट 1 जाके एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए, उसमें आपको डिटेल से मैंने सारी बातें बताई है कैसे बने हैं और क्यों है। चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिए दोस्तों, क्योंकि समय ही आपका सबसे निर्धारित चीज़ होती है जो आपको आगे लेके जाती है। अगर आप ऐसे ही बैठे रह जाएंगे कि हम समय पर छोड़ देते हैं और आप समय अच्छा बनाने के बजाय आप समय पर डिपेंड हो जाएंगे तो फिर आपका जीवन ऐसा ही पूरा जीवन आपका कम पड़ जाएगा, लेकिन समय आपको कभी आने वाला नहीं है। समय आपको अच्छा बनाना पड़ता है। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सवाल इस प्रकार है दोस्तों, इफ़ n इज इवन, यदि n एक सम संख्या हो, देन 6 की पावर n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय, तो जो 6n माइनस 1 होगा वो हमेशा किससे भाग होगा। ऑप्शन है आपकी ये SSC CHSL 2014 में पूछा गया सवाल। देखिए दोस्तों इसमें क्या करना है, आप कहेंगे सर 6n माइनस 1 जो ये n है ये इवन है। n क्या दोस्तों, इवन, ये इवन नंबर है माइनस 1। अब इस 1 की हम कोई भी इवन नंबर पावर रख सकते हैं, तो जो यहाँ पर इवन नंबर रहा होगा हम यहाँ पे वो भी रख सकते हैं क्योंकि आएगा तो एक की अल्टीमेटली। तो आप कहेंगे सर 6 की पावर इवन माइनस 1 की पावर इवन, तो फिर तो ये वही केस बन गया a की पावर m माइनस b की पावर m। तो a की पावर इवन माइनस b की पावर इवन का जो कॉमन फैक्टर होता है वो क्या होता है। आप कहेंगे सर यहाँ से जो कॉमन फैक्टर आएगा वो 6 प्लस 1 आएगा और 6 माइनस 1 आएगा। तो ये आ गया 7 इंटू 5, कितना हो गया दोस्तों 35। 35 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, यही सवाल का आंसर है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, द एक्सप्रेशन 2 की पावर 6n माइनस 4 की पावर 2n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय व्हाट। एक व्यंजक है जो कि जिसमें n जो है आपका नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है, तो यह सदैव किससे भाग होगा। तो आप इसमें क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर n नेचुरल नंबर रखने लग जाएंगे, 1 2 3 आप रख लीजिए, है ना। हो सकता है कि थोड़ा समय लगे या फिर हो सकता है कि आपका 1 2 रखने पर वैल्यू आपका आंसर भी आ जाए। लेकिन मैं यहाँ से क्या बताना चाहता हूँ आपको, आप कभी भी सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट के पीछे ना दौड़ें, आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए, आप उसको जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश कीजिए, लेकिन कॉन्सेप्ट जरूर सीखना चाहिए आपको। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जब मैं क्लास में भी देखता हूँ कि वो कहते हैं सर आप बस हमें शॉर्ट तरीका बता दीजिए, और जब बात कॉन्सेप्ट की आती है, अगर सवाल को थोड़ा सा भी तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया जाए तो फिर उनसे वो सवाल होगा नहीं। अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा तो एक दो सवाल जो आपने पहले किए लेकिन कुछ थोड़ा बहुत फेरबदल करने की वजह से जब सवाल एग्जाम में आता है और आपसे नहीं होते तो पूरा माइंड आपका डिस्टर्ब हो जाता है, वहाँ पर पूरा एग्जाम आपका रह जाता है। चलिए फिर सवाल को देखते हैं। इस सवाल में दोस्तों आपको क्या करना है, आप ये देखिए, कभी भी अगर कोई नंबर इस फॉर्म में होता है दोस्तों तो ये हमेशा क्या होता है, एक इवन नंबर होता है। क्योंकि आप x के स्थान पर कोई भी वैल्यू रखिए, आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का ही मल्टीपल आएगा, वो 2 से हमेशा कटेगा, वो एक इवन नंबर होगा। तो आप कहेंगे ठीक है सर, क्या मैं इसको इवन नंबर की पावर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। आप कहेंगे बिल्कुल। 6n को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2n, ये लिख सकते हैं दोस्तों। तो 2 की पावर 3 बन जाएगा और क्या रह गया ऊपर 2n माइनस 4 की पावर 2n। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर सोचेंगे सर 4 को भी तोड़ लो आप, 2 की पावर 2 हो जाएगा, लेकिन तोड़ने की जरूरत क्या है, मुझे पावर सेम करनी है ना, पावर सेम करनी है। तो मेरी पावर सेम हो गई 2n। अच्छा मुझे बताओ ये 2n जो रहा होगा ये ओड रहा होगा या इवन, बिल्कुल सही बात, इवन नंबर रहा होगा। तो आप कहेंगे सर अगर ये इवन है तो इसका जो एक कॉमन फैक्टर होगा, भाई पावर सेम है और माइनस में है तो कॉमन फैक्टर आएगा। इवन पावर होती है तो आप कहेंगे सर एक बार जोड़ दो, तो ये क्या है 2 की 3 8, 8 प्लस 4 और एक बार घटा दो 8 माइनस 4, तो ये कितना आ जाएगा। आप कहेंगे सर 8 और 4 12,
और 8 में से 4 गया 4, तो ये कितना 48 ऑप्शन में बिल्कुल है, ये इस सवाल का आंसर है। चलिए फिर अगले सवाल में देखते हैं। आप यहाँ पर कोई वैल्यू भी पुट करके रख सकते हैं, जैसे 1 रखेंगे तो 2 की 6 कितना 64, 4 की 2 16, 64 प्लस 16 कितना हो गया 80। 80 हमेशा किससे कटेगा, नहीं माइनस करना ना, 64 में से कितना जाएगा 16 जाएगा, तो 64 में से अगर 16 जाएगा कितना 48 से कट जाएगा। आप यहाँ पे 2 रख के देखिए, 6 की 2 6 दूनी 12, तो 2 की 12 निकालना ही आपके लिए बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि आप हमेशा शॉर्ट के पीछे ना दौड़े, अदरवाइज आपका हो सकता है इन वजह से एग्जाम रह जाए। चलिए फिर आप आगे सवाल को देखते हैं। इफ़ एम एंड एन आर, आप कोशिश ज़रूर कीजिए, आप जितना ज़्यादा दिमाग को दौड़ाएंगे उतने ही आपके पॉसिबल आउटकम्स ज़्यादा निकल के आएंगे, उतनी ज़्यादा आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी एग्जाम क्लियर करने की। देखिए, इफ़ एम एंड एन आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ये घनात्मक पूर्णांक है एम और एन 1 2 3 इस प्रकार से। m माइनस एन जो है वो आपका एक इवन नंबर है, और m में से अगर n घटाएं तो वो क्या आता है, एक सम संख्या आती है, इवन नंबर आता है। तो m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर जो है ये विल बी ऑलवेज डिविजन, ये हमेशा किससे भाग होगा, ये CGL मेंस 2012 में पूछा गया सवाल है। अब आप यहाँ पर देखिए, अब फिर से बच्चे क्या करने बैठ जाएंगे कि यहाँ पर m और n की वैल्यू लेने बैठ जाएंगे। आप ले लीजिए, बिल्कुल आप कुछ भी ले लीजिए, आपका उससे भी उत्तर आ जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ कॉन्सेप्ट एक बार जरूर सीख ले, उसके बाद मैं खुद आपको इसका शॉर्ट तरीका बताता हूँ। देखिए दोस्तों, उसने अगर कोई मुझे कहता कि m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, आप कहेंगे सर m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, फिर तो एक इसका फैक्टर m प्लस एन हो जाएगा और एक m माइनस एन हो जाएगा। या फिर आप इसको ये ना मान करके ये फैक्टर हो जाएगा, आप खुद ये भी कह सकते हैं कि सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब मुझे ये पता है दोस्तों ये क्या है, इवन नंबर है। ये क्या है, ये एक इवन नंबर है, m माइनस एन क्या है, एक इवन नंबर है, एक सम संख्या है। तो इसका मतलब m प्लस एन भी इवन नंबर रहा होगा, इसका मतलब ये भी इवन नंबर रहा होगा। आप खुद बताइए क्यों, कैसे, आप देख लीजिए। अगर कोई कहता है किसी संख्या में से किसी संख्या को घटाने पर इवन आता है, तो ये केस कौन सा हो सकता है? क्या कभी ओड में से ओड घटाने पर इवन आएगा? जी बिल्कुल आएगा। क्या इवन में से इवन घटाने पर इवन आएगा? बिल्कुल आएगा, इवन ही आता है। क्या ओड में से इवन घटाने पर इवन आएगा? आप कहेंगे सर नहीं, ओड आएगा। इवन में से ओड घटाने पर क्या आएगा? आप कहेंगे सर ओड ही आएगा। तो मैं यहां से ये बताना चाह रहा था कि इवन कब आता है घटाने पर, या तो दोनों ओड हो या दोनों इवन हो। अगर दोनों ओड होंगे और जोड़ेंगे, अगर दोनों ओड हैं और जोड़ेंगे तो फिर वो इवन नंबर ही बनेगा। जैसे 3 और 1 ले लीजिए, 3 और 1 4, 3 में से गया 2। ठीक है, मैं यही बताना चाह रहा हूं। अगर इवन में से इवन घटाएंगे तो इवन आता है, तो इवन में इवन जोड़ेंगे तो भी इवन नहीं आएगा। तो यहां से हमें ये पता चल गया कि ये इवन है। अगर m माइनस एन इवन है दोस्तों, तो m प्लस एन भी इवन होता है। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि आप जोड़ें या घटाएं, ओड में ओड को इवन ही आता है। आप जोड़ें या घटाएं, इवन में इवन को इवन ही आता है। आप जोड़ें या घटाएं, ओड इवन हो, अगर अपोजिट होंगे तो फिर हमेशा ओड ही आता है। आप जोड़ें या घटाएं, इवन में ओड को ओड ही आता है। तो आप फिर ये कहेंगे सर कि जो इवन को अगर हम इवन से गुणा करेंगे तो ये 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल है। भाई चाहे ये 2x हो, मान लो ये 2my है, जब आप इनको गुणा करेंगे तो आप कहेंगे सर 2 × 2 4 और xy आ जाएगा। तो ये जो भी नंबर आएगा ये किसके मल्टीपल में होगा? आप कहेंगे सर ये 4 के मल्टीपल में होगा। तो ये जो भी नंबर होगा ये 4 से जरूर कटेगा। तो इसका मतलब इस सवाल का उत्तर क्या है दोस्तों? 4। 4 इज द करेक्ट आंसर। आप कोई नंबर सोच कर भी कर सकते हैं। अगर मान लो आप 3 और 1 लेना चाहते हैं तो 3 और 1 4, और 3 में से गया 2, तो 4 × 2 8। अब आप यहां पर गलती कर सकते थे दोस्तों, क्या यहां पर 8 लगा के इस सवाल को खत्म करने की, लेकिन ये सवाल आपका फिर क्या हो जाता है? गलत। सही उत्तर क्या आएगा आपका? 4 आएगा। आप कुछ और रख के देख लीजिए। जैसे मैं रखता हूं भाई कितना, मैं रखता हूं 5 और 1, तो आप कहेंगे सर 5 और 1 6, और 5 में से गया 4, तो 6 × 4, ये भी आपका जो आएगा 8 से भी कटता है, 4 से भी कटता है। लेकिन सही उत्तर अगर मुझे एग्जैक्ट उत्तर मुझे बताना है तो इसका हर हाल में ये जो नंबर भाग होगा ये हमेशा 4 से तो भाग होगा ही होगा। चलिए फिर अगले सवाल पर चलते हैं। आगे सवाल इस प्रकार है, इफ x इज एन इंटीजर देन x + 1 की पावर 4 माइनस x - 1 की पावर 4 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 1। कि अगर x जो है वो एक पूर्णांक संख्या है तो यह एक्सप्रेशन हमेशा किससे भाग होगा? ये CTET 2 में पूछा गया सवाल है। अब यहाँ पर लगा लीजिए आप इंटीजर। आप अगर मान लो यहाँ पर 1 लगाएंगे तो 1 और 1 2, 2 की पावर 4 क्या होगा? अगर आप x की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये 1 + 1 की पावर 4 माइनस ये 0 हो जाएगा, 1 - 1 0। तो आप कहेंगे सर 2 की पावर 4 आ गया, और 2 की 4 कितना होगा दोस्तों? आप कहेंगे सर 16 होगा, 16 होगा। क्या यहाँ पर 16 है? आप कहेंगे सर 16 नहीं है।
तो अगर 16 नहीं है तो 16 किससे डिवाइड होता है इनमें से, तो आप कहेंगे सर 8 से होता है। 8 ही सवाल का सही उत्तर। मैंने कहा ना हम शॉर्ट से भी बातों को जानेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपके स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, आपके अच्छे नहीं होंगे, तो आप ये यकीन करना आपकी जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी हैं एग्जाम क्रैक करने की वो बहुत घट जाएंगी। देखिए दोस्तों, अगर इस सवाल को हम कॉन्सेप्ट वाइज करते हैं तो क्या करते हैं, आप कहते हैं सर x+1 की पावर 4 माइनस x-1 की पावर 4। अब आपने एक रूल पढ़ा होगा दोस्तों, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे a+b a-b। इसी तरह a की 4 माइनस b की 4 क्या होता है, a की 2 माइनस b की 2, फिर a की 2 प्लस b की 2, a की 2 माइनस b की 2, है ना। आप चाहें तो इसको फिर आगे लिख सकते हैं कि a की 2 माइनस b की 2, हम ये लिख सकते हैं a+b a-b, ठीक। तो आप कहेंगे सर हम इसको हम फिर ऐसे लिख सकते हैं कि x+1 का होल स्क्वायर प्लस एक बार जोड़ देंगे इसके स्क्वायर को, a की 4 माइनस b की 4, a की 2 प्लस b की 2, मतलब इसकी 2 प्लस इसकी 2, और एक बार घटा देंगे इसकी 2 में से इसकी 2, ठीक है। अब यहां से भी आपको एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि a+b का होल स्क्वायर, अगर कभी भी हम यहां पर कर रहे हो a+b के होल स्क्वायर में जोड़ें a-b का होल स्क्वायर, तो दोस्तों ये हमेशा 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा। क्यों? क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ से भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा, यहाँ से प्लस 2ab, यहाँ से माइनस 2ab कट जाएगा, तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बचेंगे, 2 कॉमन आ जाएगा। और अगर कभी भी इनको घटाया जाएगा, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटाया जाएगा, तो ये 4ab होता है, 4 × ab, ठीक है। तो आप कहेंगे सर ये तो यही फॉर्मेट बन गया, a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा रिजल्ट में 2 × a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चाहे आप इसको तरीके से सोल्व कर लीजिए, उत्तर आपका वही आएगा, मैं यहाँ से 1-2 स्टेप कम कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप कहेंगे सर ये आ जाएगा 2 × a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये आ जाएगा इसके स्थान पर, इंटू, अब ये क्या आएगा, ये आएगा 4 × a × b, तो 4 × a क्या है दोस्तों x, × b क्या है 1, तो सिर्फ 4x रह गया। तो आप कहेंगे सर 2 × 4 8 हो जाएगा, और ब्रैकेट में आ जाएगा x² प्लस 1। अगर अब आप कायदे से जाएं तो आप कहेंगे सर अगर मान लो, अच्छा ये x भी रह गया ना, ये वाला x रह गया, इसको भी लिख लेते हैं 8, और ये x। अगर आप कहते हैं सर हम कोई भी इंटीजर यहाँ पर रखते हैं, अब ये 8 से तो भाग होता ही होता है दोस्तों, मैं कहता हूँ ये 8 से तो भाग होता ही होता है, लेकिन ये 16 से भी भाग होगा। क्यों होगा आप मुझे बताइए। अगर मैं इसको ओढ़ लेता हूँ, अगर मैं इसको x को ओढ़ लेता हूँ, तो आप कहेंगे सर x को ओढ़ लेने से तो ये तो ओढ़ हो गया, अब ये ओढ़ प्लस 1 ये भी ओढ़ है, तो ओढ़ प्लस ओढ़ क्या हो जाएगा दोस्तों, ये इवन हो जाएगा। तो 1 2 इसमें से आ जाएगा, 8 ये तो 16 हो जाएगा, तो मतलब ये संख्या पूरी 16 से कटेगी। और अगर आप मान लो इसको इवन लेंगे तो फिर ये ओड हो जाएगा, लेकिन ये इवन हो जाएगा x, अगर ये इवन होगा फिर 2 इसमें से मिल जाएगा। तो ये संख्या हमेशा 16 से कटेगी, लेकिन 16 ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए इस सवाल का उत्तर क्या होगा दोस्तों 8, क्योंकि अगर कोई नंबर 16 से कटता है तो 8 से तो कटेगा ही कटेगा। चलिए फिर अगले सवाल पर चलते हैं। आपको कॉन्सेप्ट वाइज थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, बहुत जरूरी है आपके फ्यूचर के लिए। देखिए दोस्तों, द प्रोडक्ट ऑफ प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय व्हाट, कि किसी सम प्राकृत संख्या का अगर हम प्रीडिसेसर निकालें और उसका सक्सेसर निकालें, प्रीडिसेसर मतलब पूर्ववर्ती संख्या, सक्सेसर मतलब परावर्ती संख्या, निकालकर और उनका गुणनफल करें तो वो गुणनफल हमेशा किससे भाग होगा। अब ये सारी बातें मैं पढ़ा चुका हूँ, प्रीडिसेसर, सक्सेसर, नेचुरल नंबर, अपना क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर जो वीडियो है उसमें आपको सारे नंबर आपको एक साथ मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों। अब उसने कहा किसका, इवन नेचुरल नंबर मतलब इवन नंबर का। तो आप मुझे बताएं कोई भी एक इवन नंबर आप मान लीजिए, मैंने मान लिया कोई एक इवन नंबर क्या है दोस्तों 2x है। अब इससे ठीक पहला, तो इससे ठीक पहला क्या होगा 2x - 1। प्रीडिसेसर होता है किसी भी नंबर का एक कम, सक्सेसर होता है उस नंबर का एक ज़्यादा। तो आप कहेंगे सर इसका सक्सेसर क्या होगा, ये तो प्रीडिसेसर आ गया इसका सक्सेसर क्या आएगा, आप कहेंगे सर 2x + 1, इससे एक ज़्यादा, और इन दोनों की गुणा करनी है, तो आप मुझे बताइए ये भी ऑड नंबर है दोस्तों। अगर इवन नंबर में से एक घटाएंगे तो ऑड आएगा, इवन में एक जोड़ेंगे तो भी ऑड आएगा। अगर ऑड नंबर की ऑड से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा,
अगर कोई दो ओड नंबर है उनकी गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, आप कहेंगे सर ओड नंबर ही आएगा। अगर ओड नंबर ही आएगा तो ये हमेशा एक ओड नंबर से ही कटेगा और किसी से नहीं कट सकता। एक ओड नंबर इवन नंबर से तो कभी कट ही नहीं सकता, है ना। और ये जरूरी नहीं है कि अगर दो ओड नंबर गुणा करेंगे तो वो 3 से कटे। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, ये मान लो कितना है, अगर मान लो ये आपका 12 है तो इससे पहला नंबर होगा 11, इससे पिछला नंबर होगा 13, अगले वाला। तो 11 और 13 गुणा कराएंगे तो क्या वो 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, लेकिन एक ओड नंबर से जरूर कटेगा जो भी आएगा। तो इसलिए इस सवाल का उत्तर क्या होना चाहिए, एक विषम संख्या, एक ओड नंबर इस सवाल का सही उत्तर है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। अब फिर से वही सवाल, ये स्टेट फर्स्ट में 2012-13 में और ये भी उसी शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। इसमें इवन नेचुरल नंबर दिया था, इसमें ओड नेचुरल नंबर दिया था कि ओड का प्रीडिसेसर और सक्सेसर का जो प्रोडक्ट होगा वो किससे भाग होगा। तो देखिए इसमें, अब इसमें ओड नेचुरल नंबर कोई भी मान लो, जैसे ये क्या होगा आपका, आप कहेंगे सर ये तो इवन नंबर है, इवन नंबर है तो इसमें एक जोड़ दो तो ये क्या बन गया दोस्तों, आपका ओड नंबर बन गया। ये क्या बन गया, ओड नंबर। अब इस ओड से एक छोटा और एक बड़ा आपको देखना है, एक प्रीडिसेसर और एक सक्सेसर। तो इससे एक छोटा क्या होगा, आप कहेंगे सर इससे एक छोटा 2x होगा, -1 करेंगे तो 2x आएगा, एक कट जाएगा। इसमें एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2x + 2 आएगा, 2x + 2। तो आप मुझे बताएं जब इनकी गुणा कराएंगे दोस्तों तो इसमें से एक 2 कॉमन आ जाएगा। क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 × x + 1। तो आप कहेंगे सर 1 2 ये और 1 2 ये कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 4, और गुणा में क्या आएगा, 1x ये और x + 1, 4x x + 1। इतनी बात आपको समझ में आ गई। फिर आगे देखिए, अब आप ध्यान से देखिए, ये जो नंबर है और ये जो नंबर है, क्या इन दोनों में 1 का गैप है, आप कहेंगे सर बिल्कुल 1 का गैप है। अगर 1 का गैप है तो मैं कह सकता हूँ ये 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, और 2 कॉन्जिक्यूटिव मतलब 2 लगातार नंबर है। और 2 लगातार नंबर अगर आप कभी भी गणित में देखेंगे तो उसमें एक ओड होगा और एक इवन होगा। अगर इनमें एक ओड और एक इवन है तो आप कहेंगे सर उस इवन नंबर में से 1 2 और आ जाएगा, उस इवन में से 1 2 और आएगा, 1 4 ये है, तो 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8। आप कहेंगे सर इसमें एक ओड होगा, एक इवन होगा, उस इवन में से 1 2 और आ जाएगा, तो 2 और 4 की गुणा क्या हो जाएगी, 8। 8 ही सवाल का सही उत्तर है, मतलब वो संख्या 8 से पूरा भाग होगी। मैं इन दोनों सवालों के थोड़े शॉर्ट तरीके बता देता हूँ। देखिए अगर आप कभी भी इवन नंबर लेंगे, कोई भी ले लो, जैसे मैंने 4 लिया दोस्तों, तो 4 का छोटा नंबर क्या होगा, 3, बड़ा क्या होगा, 5, गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा। आप अब यहाँ पर गलती कर सकते थे, देखिए आप कहते सर 15 आ गया, 3 से कटता है, 2 से नहीं कटेगा काट दो, 4 से नहीं कटेगा काट दो। फिर आप क्या करते, आपके दिमाग में नंबर ही ऐसे आते हैं जो जिसमें एक ना कोई आपको 3 का मल्टीपल मिल जाएगा। जैसे आप सोचते क्या, 17 सोच रहे हैं मान लो आपने, तो एक इससे छोटा क्या होगा, 16। अच्छा इवन सोचना ना, मान लो आपने 18 सोच लिया, आप कहते सर एक छोटा 17 आएगा, एक बड़ा 19 आएगा, तो गुणा करेंगे तो क्या 17 और 19 3 से भी कटेगा, नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इस सवाल का उत्तर क्या होगा दोस्तों, ओड, एन ओड नंबर, एक विषम संख्या होगी। अच्छा इस सवाल में भी आप कुछ भी सोच सकते हैं। जैसे यहाँ से मैं एक और काम की बात बता देता हूँ आपको। देखिए अगर आपको एक ओड नंबर सोचना, कोई भी सोच लो, मैंने कहा 3 सोच लिया, अब इससे एक छोटा क्या होगा 2, एक इससे बड़ा क्या होगा 4, आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 8। आप 5 सोच लीजिए, 5 से छोटा क्या होगा 4, उससे बड़ा क्या होगा 6, कितना हो गया 24। आप 7 सोच लीजिए, 7 से बड़ा क्या होगा 8, 7 से छोटा क्या होगा 6, गुणा करेंगे तो कितना आएगा 48। आप कोई भी नंबर सोचिए, वो नंबर सदैव 8 से जरूर कटेगा। इस तरह से सोचने पर अगर किसी ओड का प्रीडिसेसर सक्सेसर गुणा करेंगे तो हमेशा 8 से कटेगा। वजह क्या है, देखिए आप कहते हैं सर अगर कभी भी इवन नंबर लिखते हैं दोस्तों, कभी भी हम अगर इवन नंबर लिखते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जैसे मैंने लिखा चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और आगे भी बहुत सारे। आप खुद बताइए जो पहला इवन आया, भाई आप बताइए ओड्स का पहला भी इवन होगा और अगला भी इवन होगा, है ना, ये वाला भी इवन नंबर होगा और ये वाला भी इवन नंबर होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल सर, तो आप मुझे बताइए ये वाला इवन 2 से कटता है, ये वाला इवन 4 से कटता है, ये वाला इवन 2 से कटता है, ये वाला 4 से, ये 2 से, ये 4 से। मतलब जो आपके इवन नंबर भी आते हैं ना, उनमें उनका जो सीक्वेंस होता है उसमें पहला इवन 2 से कटेगा, अगला 4 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, अगला वाले 4 से कटेगा। तो कहने का मतलब क्या, अगर कभी भी ऐसा होगा पहला 2 से और फिर अगला 4 से, तो जब उनकी गुणा करेंगे तो 8 से तो कटेंगे ही कटेंगे। आप डायरेक्ट भी ऐसे बोल सकते थे। आगे सवाल इस प्रकार हैं, देखिए पहले हमने दोस्तों 2 बेस पर कॉमन फैक्टर के सवाल सोल्व किए थे, अब 2 से ज़्यादा बेस आने लगे हैं, 3 यहाँ पे 4 यहाँ पे 4। ठीक है, तो हम उन सवालों की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर मान लो कल को आपके 2 से ज़्यादा बेस आपके कॉमन फैक्टर के सवाल बनाते हैं तो आपकी प्रिपरेशन पहले से हो, एग्जाम आपका खराब ना हो।
तो इन सवालों को हम कैसे डील करेंगे? आप कहेंगे सर हमने तो दो बेस के क्वेश्चन को सोल्व किया है। चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ से सोल्व करते हैं। आप कहेंगे देखिए, अब मैं इसके शॉर्टकट भी बताऊंगा कैसे आप एक मतलब 2-3 सेकंड में ही सवाल खत्म कर देंगे, लेकिन पहले तरीके से सीखते हैं। आप कहेंगे सर अगर मान लो मैं 55, मैं ये भी बताऊंगा कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ। अभी फिलहाल मैं कहता हूँ भाई 55 की पावर 51 को मैं साथ में रखता हूँ किसको, 19 की पावर 51, और इसको थोड़ा अलग रख लेते हैं 37 की। मैंने इसको यहाँ पे रख लिया और इनको इकट्ठा कर लिया। आप कहते हैं कर सकते हैं सर, तो फिर आप मुझे बताइए ये जो एक्सप्रेशन है इसका एक कॉमन फैक्टर क्या होगा? आप कहेंगे सर पावर ओड है, सेम है, तो इनका जो बेस होगा उनको डायरेक्ट प्लस है तो जोड़ लेंगे, माइनस है तो हम घटा लेंगे। तो ओड पावर में हम बेस को एज इट इज सोल्व करते हैं 55 प्लस 19। आप कहेंगे सर ये कितना आ गया 74। इनका जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा 74। मतलब ये एक्सप्रेशन आपका 74 से कटता है, और ये तो आपका कटता ही है 37 से, ये तो कटता ही 37 से। अगर ये 74 से कटता है दोस्तों, तो 74 भी तो 37 से कटता है। तो अगर ये एक्सप्रेशन 74 से कटता है तो इसका ये 37 से भी कटेगा, तो इसका मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन भी 37 से कटेगा। तो इसका कंप्लीट जो कॉमन फैक्टर आएगा दोस्तों वो क्या आएगा 37। इस सवाल का सही उत्तर है। आप कहेंगे सर ये 37 से 74 से कटता है, तो मैं कहूंगा 37 से तो कटता ही है। फिर अगर कोई संख्या 8 से कटती है तो 4 से भी कटेगी। तो आप कहते हो सर ये 74 से कटती है, तो 74 क्या होता है 2 इंटू 37, तो इसका मतलब इसमें एक 37 भी है फैक्टर, इसमें भी एक 37 फैक्टर है। तो इन सभी में एक कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा दोस्तों 37। इस सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए अब इस बात को समझते हैं कि अगर हमें डायरेक्ट इस सवाल को करना हो तो कैसे सोल्व होगा। तो देखिए दोस्तों 2-4 बातें हैं। अगर कभी भी आपने एपी को तो पढ़ा ही होगा, एपी क्या होती है आपकी, जैसे 1, 5, 9, 13 है ना 17। मैंने कुछ एक सीरीज बनाई है किसके गैप पर, 4-4 के गैप पर। ये 4-4 के गैप पर मैंने एक सीरीज ली। तो आप कहेंगे सर ये अगर सेम गैप कभी भी किसी सीरीज का होता है, चाहे वो बढ़ते क्रम में हो चाहे घटते क्रम में हो, वो हमेशा एपी होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी होती है। तो ये आपकी एपी होती है। तो जो एपी होती है दोस्तों उसकी जो फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म और उसकी लास्ट टर्म आप उसको ऐड कीजिए। आप कहेंगे 17 और 1 18 होता है, तो इसकी सेकंड और सेकंड लास्ट का भी सम 18 आएगा, 5 और 13 18। और अगर बीच में कोई टर्म बच गई तो वो हमेशा इस सम का आधा होती है। आप कहेंगे सर 18 बीच में कोई बचा तो 18 का आधा मिलेगा 9। इसी तरह से आप मुझे बताएं क्या ये एपी है क्या? आप कहेंगे सर इनका डिफरेंस 18, इनका डिफरेंस 18, तो इसमें ये भी एपी है। जो आपको एक्सप्रेशन मिला है एक तरीके से, इनके जो बेस हैं, इनके बेस किस में है, एपी में है। तो 55 37 का डिफरेंस 18, 37 19 का डिफरेंस 18, तो आप कहेंगे सर ये एपी में है। तो अगर कभी भी दोस्तों इफ ऐसे सवालों में, ऐसे सवालों की बात कर रहा हूं मैं कॉमन फैक्टर वाले, इफ बेस इन एपी, इफ बेस क्या हो आपका एपी में हो, देन एंड जो पावर है आपकी वो सेम होनी चाहिए और ओड होनी चाहिए, ठीक है। और जो एपी है आपकी, एपी आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव है ना, मतलब प्लस प्लस के साइन होने चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो देखिए मैंने 2 बातें बताई, अगर बेस एपी में है, पॉजिटिव है, और पावर आपकी सेम है और ओड है, विषम संख्या है, तो अगर ये कभी भी कंडीशन है दोस्तों, तो इसका जो ये डिविजिबल जो होगी, देन इट इज डिविजिबल बाय सम ऑफ ऑल बेस। यहां से मैंने क्या बताया, अगर कभी भी ऐसा केस होगा दोस्तों, तो ये जो संख्या है ये हमेशा, ये जो एक्सप्रेशन है हमेशा सम ऑफ ऑल बेस से डिवाइड होगी। क्या मैं बताना चाहता हूं, देखिए आप कहेंगे सर ये एपी है, सेम पावर है, ओड है, तो इसका मतलब इनके बेस को जोड़ लो। तो इनके बेस को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर 55 प्लस 37 प्लस 19। आप इनको जोड़ लीजिए। आप कहेंगे सर इनका सम कर लिया हमने, किसका, सभी बेस का। कितना 55 प्लस 37 92, 92 प्लस 19 111। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 111। अब 111 ऑप्शन में है क्या, इसका मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन 111 से कटता है। अब 111 ऑप्शन में नहीं है, तो आप ऐसा नंबर ढूंढिए जो 111 को काटता है। तो आप कहेंगे सर 111 37 से कटता है, 37 सवाल का सही उत्तर है। 111 क्या होता है, आप कहेंगे 37 इंटू 3, 37 111 होता है। चलिए अब इस सवाल को आप इसी बात से सोल्व करके दिखाएं। क्या ये एपी है, आप कहेंगे सर बिल्कुल एपी है। क्या सभी की पावर सेम है, ओड है, बिल्कुल। पॉजिटिव है, बिल्कुल। तो आप कहेंगे सर आप सम निकाल लीजिए और ऑल बेस, सम ऑफ ऑल बेस निकालिए।
तो सम ऑफ ऑल बेस क्या आएगा दोस्तों, 11 प्लस 15 प्लस 19 प्लस 23। आपको इतना भी कुछ नहीं करना, आपको इतना कुछ भी नहीं करना, ये तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको कि आपको ये जोड़ने हैं। अगर कभी भी जोड़ना है एपी की टर्म को, आप पहली और आखिरी जोड़िए। तो आप कहेंगे सर 23 प्लस 11, 23 प्लस 11 कितना हो गया 34, तो ये भी 34 होगा। तो 34 प्लस 34 कितना 68। आपको ऐसे करते नहीं जोड़ा, 34 और 34 दो बार आएगा तो 34 दूनी 68, 68। तो इसका मतलब ये संख्या 68 से कटती है। तो आप मुझे बताओ ये पूरा एक्सप्रेशन 68 से करता है, तो इस ऑप्शन में ऐसी संख्या जो 68 को काटे। आप कहेंगे सर 11 नहीं है, 13 नहीं है, 17 बिल्कुल, 17 चौक 68 होता है। तो 17 इस सवाल का सही उत्तर है। अगर आप इसको कॉन्सेप्ट वाइज करते हैं तो क्या कौन कौन से जोड़े बनाने थे आपको, तो आप कहेंगे सर 11 और 23 का पहला और आखिरी ये वाला जोड़ा बनाना था। तो 11 और 23 का कॉमन फैक्टर क्या होगा, आप कहेंगे सर 11 प्लस 23 34, इसका भी 34 हो जाता तो कॉमन फैक्टर 34 आ जाता। फिर 34 किससे डिवाइड होता है 17 से, 34 किससे भाग होगा 17 से। 17 सवाल का सही उत्तर है। अब इस वाले सवाल को करना तो आप फिर से कहेंगे सर ये भी तो एपी है, 14 और 17 3 का गैप, फिर 3 का गैप, क्या ये ओड पावर है, बिल्कुल भाई 2x क्या होता है इवन, इवन में से एक घटाएंगे तो क्या होगा ओड, और ये भी 2x माइनस 1, ये भी 2x माइनस, मतलब ये सारी ओड हैं और पॉजिटिव, और ये टर्म्स भी पॉजिटिव हैं। तो इसका मतलब आपका ये भी आपका एपी बनाता है, तो इसका जो डिवाइजर होगा वो इनका सम होगा। तो आप इनको जोड़ लीजिए, 14 प्लस 17 प्लस 20, तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 31 और 20 51, 51 से ये नंबर पूरा कटेगा। तो 51 है ऑप्शन में, नहीं है। तो 51 किससे कटता है, आप कहेंगे सर 17 से कटता है, 17 3 51, तो इसका मतलब 17 इस सवाल का फिर से सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये इतनी बातें समझ में आई होंगी। चलिए फिर अगर मान लो कभी एपी नहीं बनता है तो फिर सवाल कैसे पूछ सकता है या कैसे आ सकते हैं, उन सवालों को भी देखते हैं। इस वीडियो के दोस्तों ये आखिरी 2 सवाल हैं, देखते हैं फिर इन सवालों को हम कैसे डील करते हैं। अब आप यहाँ कहेंगे सर सभी की पावर ओड है, सेम है, लेकिन टर्म्स पॉजिटिव नहीं है, सारी एपी में नहीं है, तो फिर एपी वाला केस तो लगेगा नहीं। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट से सवाल को सोल्व करना सिखाया था। चलिए फिर हम देखते हैं कैसे सवाल को सोल्व करना है। आप कहेंगे सर इन दोनों टर्म को पहले ले लीजिए, चलिए ले लेते हैं। तो आप मुझे बताइए इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा। आप कहेंगे सर पावर ओड है, अगर पावर ओड है सेम है तो जो भी इसका बेस रहा होगा सेम साइन के साथ सोल्व करेंगे। तो आप कहेंगे सर ये किससे डिवाइड होगा, 46 प्लस 12 कितना 58, ये नंबर ये एक्सप्रेशन आपका 58 से डिवाइड होगा। माइनस कितना है 58 की क्यूब, इसका मतलब ये भी 58 से डिवाइड होता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ये कंप्लीट एक्सप्रेशन आपका दोस्तों किससे डिवाइड होगा 58। इसका एक कंप्लीट जो कॉमन फैक्टर आएगा, आप ऐसे कहें इसका जो कॉमन फैक्टर आएगा दोस्तों 58 आएगा, मतलब ये पूरा 58 से करता है। चलिए फिर अब अगर इस बात को इस तरह से लिखा जाए कि 46 की पावर क्यूब प्लस 12 माइनस 58, अगर हम इन दोनों को एक साथ देखें तो आप कहेंगे सर ये किससे कटेगा, ये तो 46 से कटेगा, और ये किससे कटेगा, आप कहेंगे सर 12 माइनस 58, तो आप कहेंगे सर ये माइनस 46 से कटेगा। माइनस 46 कहें या फिर आप सिर्फ 46 कहें, 46 से ही कटेगा, है ना, आप ऐसे कहेंगे। तो आप कहेंगे सर ये इसका मतलब इन दोनों का मतलब सॉरी इस पूरे एक्सप्रेशन का जो कॉमन फैक्टर रहा होगा दोस्तों वो क्या रहा होगा, आप कहेंगे सर 46, ये भी 46 से कटता है, ये भी 46 से कटता है, इसका मतलब कंप्लीट एक्सप्रेशन आपका 46 से कटता है। बिल्कुल सही बात है। अब आप मुझे बताएं ध्यान से देखकर, ये पूरा एक्सप्रेशन 58 से भी कटता है, ये पूरा एक्सप्रेशन आपका 46 से भी कटता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये दोनों ये एक्सप्रेशन 58 और 46 दोनों से ही कटते हैं। तो अब ऑप्शन में जब जाएंगे दोस्तों तो आप मुझे बताइए क्या ये एक्सप्रेशन 13 से कटेगा, आप कहेंगे सर ये 13 से नहीं कटते, तो ये सवाल का उत्तर हो ही नहीं सकता, तो फिर ये भी नहीं हो सकता, यहाँ पे भी 13 है। क्या 11 से कटेंगे, ये 11 से भी नहीं कटते, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब सवाल का उत्तर क्या बचा 23। आप देख भी सकते हो 23 46 को डिवाइड करता है और 29 58। मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि ये जो एक्सप्रेशन है कंप्लीट एक्सप्रेशन दोस्तों ये 58 इंटू 46 ये इन दोनों से कटता है, तो जो इनको काटेगा वो उसको भी काटेगा। तो आप बताओ 29 58 को काट देगा, 23 46 को काट देगा, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन 23 और 29 दोनों से कटेगा। चलिए अब इस वाले सवाल को देखते हैं। आप खुद से भी कोशिश कीजिए, वीडियो को स्टॉप कीजिए और खुद से करने की कोशिश करें दोस्तों। अगर आप इस सवाल को कर पाते तो आप यकीन मानिए आपने कंप्लीट कॉन्सेप्ट को सीख लिया और अच्छे से सीख लिया, और आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा, आप एग्जाम क्रैक करेंगे ही करेंगे। देखिए दोस्तों अगर ऐसा सवाल कभी आता है तो आप कहेंगे सर मान लीजिए हम इस वाले 12 की 16 और इस -1 को अगर एक साथ लेते हैं, तो आप कहेंगे सर यहाँ से जो मेरा कॉमन फैक्टर आएगा
या फिर मैं कहता हूँ ये किससे डिवाइड होगा। आप कहेंगे सर एक बार जोड़ लो, एक बार घटा दो, क्योंकि पावर कैसी है, इवन। अगर पावर इवन है, माइनस है, आप ध्यान दीजिए a की पावर m माइनस b की पावर m हमेशा किससे कटता है, a प्लस बी a माइनस बी से। तो आप कहेंगे सर ये एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, ये हमेशा इससे डिवाइड होगा। तो आप कहेंगे सर 12 और 1 13 गुणा 11, ये हमेशा डिविजिबल होगा, डिविजिबल होगा किससे, 13 11 से, डिविजिबल बाय 13 एंड 11। अच्छा फिर जो बच गया आप कहेंगे सर 9 की 16 माइनस 4 की 16, ये बच गया। आप कहेंगे सर पावर सेम है, इवन है, इवन पावर है और माइनस में है, तो आप कहेंगे सर ये किससे डिवाइड होगा, तो ये डिविजिबल होगा दोस्तों। ये किससे डिविजिबल होगा, यहाँ पे साइन बीच में प्लस का आएगा ना, ये वाला, ये कंप्लीट एक्सप्रेशन है। तो आप कहेंगे सर हमने पहले इन दो को एक साथ लिया, फिर इन दोनों को एक साथ लिया, अब इनको चेक कर रहे हैं। तो आप कहेंगे सर फिर से पावर इवन है, माइनस का साइन है, तो एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, तो 13 और 5 से ये पूरा भाग होगा। अब एक तो केस ये था, दूसरा ये भी तो केस हो सकता है ना कि भाई हम इन दोनों को एक साथ ले और इनको ले। तो आप कहेंगे सर मुझे बस इस बात से मतलब है कि कहीं ऐसा तो नहीं है ये इन तीनों से भाग हो या किसी दो से हो, या ऐसा तो नहीं हो सकता दो से। अगर या तो इनमें से कोई एक आंसर होगा या फिर ये ओनली आंसर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये दो हो जाए ये ना हो, ये दो हो जाए ये ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो आप कहेंगे सर देखो इस वाले एक्सप्रेशन में ये संख्या 13 से कटती है, 11 से कटती है, और इसमें 13 से कटती है, 5 से कटती है। तो मैं ये कह सकता हूँ ये कंप्लीट एक्सप्रेशन में 13 कॉमन है। तो इनका जो कॉमन फैक्टर आएगा दोस्तों वो क्या आएगा, 13। इसका मतलब ये संख्या 13 से कटती है। लेकिन मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, मुझे और भी पेयर उठाकर देखने होंगे। तो मैं कहता हूँ भाई एक बार इन दोनों को साथ ले लो, 12 की 16 माइनस 4 की 16, इनको भी एक साथ ले सकते हैं। तो आप कहेंगे सर इनका जो कॉमन फैक्टर आएगा 12 प्लस 4 12 माइनस 4, तो ये आ जाएगा 16 गुणा में कितना 8। तो ये संख्या इससे कटती है, प्लस 9 की 4 माइनस 1 की 4 है 16 इसकी कुछ नहीं तो 16 मान सकते हैं। तो आप कहेंगे सर ये किससे कटेगा, ये 9 प्लस 1 से कटेगा एंड 9 माइनस 1 से कटेगा। तो ये हो गया 10 गुणे 8। आप मुझे ध्यान से देखकर बताएं, 9 में से गया और ये 9 से, ठीक है। आप कहेंगे सर ये 16 से कटता है, ये आप कहेंगे सर ये दोनों 8 से कटते हैं, दोनों में 8 कॉमन है। लेकिन मैं कहता हूँ 16 और 10 में भी तो 2 कॉमन है। तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये पूरा एक्सप्रेशन 16 से कटता है और ये पूरा एक्सप्रेशन भी 16 से कटता है। कैसे, 8 इसमें है और 2 इसमें है। तो इसका मतलब इनका जो एक कॉमन फैक्टर आएगा दोस्तों वो क्या आएगा, 16 आएगा। मैं फिर बता देता हूँ भाई ये एक्सप्रेशन 16 से कटता है नहीं करता, आप कहेंगे सर बिल्कुल करता है। अच्छा ये एक्सप्रेशन 16 से करता है, आप कहेंगे सर 8 तो ये रहा और 2 10 के अंदर होगा, 2 गुणे 5, तो 2 वहां से ले लेंगे 8 यहाँ से, तो 16 यहाँ से भी और 16 यहाँ से भी कॉमन फैक्टर आ जाएगा। तो मतलब ये कंप्लीट एक्सप्रेशन 16 से करता है, ये कंप्लीट एक्सप्रेशन 13 से भी करता है। तो इसका उत्तर 16 भी हो सकता है। अब मैंने क्या कहा था, अब या तो उत्तर कोई इनमें से एक होगा, अगर 2 कोई आ गए तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना इनको टिक कर दो इसको ना करे, मतलब इसको टिक कर दो और बाकी ऑप्शन, 2 ऑप्शन थोड़ी ना उत्तर हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी कहीं ना कहीं 208 से करता होगा। सवाल का उत्तर सही क्या होगा दोस्तों, ऑल। ये इन सभी संख्याओं से करता है। कैसे, आप चेक कर लीजिए। अगर कोई संख्या 13 से करती है और अगर कोई संख्या 16 से भी करती है, अगर कोई संख्या 3 से कटती है और संख्या वही संख्या 5 से भी करती है, तो संख्या 3 गुणे 5 15 से भी कटेगी, उनके एलसीएम से भी कटेगी। तो आप कहते हैं सर अगर कोई संख्या 13 से भी करती है और 16 से भी करती है तो उनके एलसीएम से भी कटेगी। अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम डायरेक्ट गुना कर सकते हैं। तो इसका जो गुना आएगा दोस्तों वो 208 ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इस सवाल का जो उत्तर होगा वो कितना होगा दोस्तों, 208। ऑल 208 से भी कटेगा, 16 से भी, 13 से भी, तो सभी से संख्या कटेगी। फिर आज के वीडियो सेशन में इतना ही दोस्तों। लास्ट वाले वीडियो सेशन में हमने कॉमन फैक्टर के पार्ट 1 में जो पढ़ा था, वो जो डिस्कस किया था, वो हमने 2 बेस के कॉमन फैक्टर के वाले क्वेश्चन किए थे। यहाँ पर हमने 2 से अधिक बेस के कॉमन फैक्टर वाले क्वेश्चन किए और उससे अलग भी कुछ क्वेश्चन हमने जो आए हुए हैं सिमिलर टू थे यहाँ से, तो मैंने यहाँ से बहुत सारे सवाल भी ले लिए। अब आगे भी बहुत सारे आपके डिविजिबिलिटी के पार्ट्स टाइप्स अभी बची हुई हैं, उनको भी हम करेंगे। लेकिन कॉमन फैक्टर आपका इतना ही था, ये हमने कवर किया है। और जो बचा हुआ कॉमन फैक्टर है वो हम HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में वहाँ पर पढ़ेंगे और LCM में पढ़ेंगे आपकी बाकी कॉमन मल्टीपल्स। तो फिर आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें और ऐसा ही हमारा प्यार बना रहे, उसके लिए धन्यवाद, नमस्कार।